दोस्तों, नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में जो सबसे अजीब बात लोगों को लगती है वो ये है कि आखिर इतनी भुखमरी और गरीबी के बावजूद भी आखिर क्यों वहाँ की जनता किम जोंग उन के खिलाफ विद्रोह नहीं करती। अगर एक देश के ज्यादातर नागरिक अपनी सरकार से खुश नहीं है तो वो क्यों उनका विरोध करने के बजाय आज भी उन्हें अपने भगवान की तरह पूजते हैं। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि एक देश पर इस तरह से कब्जा कर पाना कि वो आपको भगवान ही मान ले काफी मुश्किल है। स्टालिन ने ये ट्राई किया, लेकिन आज सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद वो इमेज बर्बाद हो गई। पुतिन भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रूस में उनका अपोजिशन बढ़ गया है। तो आखिर किम फैमिली ने ये कैसे किया जो पुतिन नहीं कर पाए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था तब जीतने वाले देशों ने हारे हुए देशों की टेरिटरीज आपस में बांटने का प्लान बनाया। अमेरिका को वेस्ट जर्मनी और साउथ कोरिया का कंट्रोल मिला और सोवियत संघ को ईस्ट जर्मनी और नॉर्थ कोरिया का। सोवियत संघ के हेड स्टालिन ये चाहते थे कि नॉर्थ कोरिया को कोई ऐसा आदमी रूल करे जो उसे सोवियत संघ का ही एक हिस्सा बना दे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें सिर्फ एक काबिल नेता मिला और वो थे किम इल संग, जो कि किम जोंग उन के दादा थे। किम इल संग इसलिए परफेक्ट कैंडिडेट थे क्योंकि जब जापानियों ने कोरिया पर कब्जा किया हुआ था तब किम इल संग उस गुरिल्ला आर्मी का हिस्सा थे जिन्होंने जापानियों का विरोध और दूसरे विश्व युद्ध में जापान को काफी नुकसान भी पहुंचाया। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया में एक फेक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश किया गया जिसमें रूलिंग पार्टी यानी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के हेड किम इल संग थे और उनके विरोध में जो पार्टी थी वो थी कोरियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे चो योंग गॉन चला रहे थे। लेकिन गॉन एक्चुअली वर्कर्स पार्टी के सीक्रेट मेंबर भी थे, यानी असल में वहाँ कोई और डेमोक्रेसी नहीं थी, सब कुछ किम इल संग के अंडर था। लेकिन परेशानी ये थी कि नॉर्थ कोरिया अभी आजाद हुआ था और लोग दूसरी तानाशाही नहीं चाहते थे, इसलिए ये सारा ढोंग रचना पड़ा। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा किम इल संग ने कुछ कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए जिससे उनकी सत्ता वहां एस्टेब्लिश हो जाए। जैसे कि 1946 में नॉर्थ कोरिया की पहली यूनिवर्सिटी खुली तो उसका नाम किम इल संग के नाम पर ही रखा गया। इसके अलावा उस वक्त की मैगजीन में किम इल संग की जिंदगी और जापानियों के साथ लड़ी गई उनकी लड़ाई के किस्सों को बढ़ चढ़कर जनता में फैलाया गया। ये पूरी कोशिश एक लीडर को सिर्फ एक पॉलिटिशियन से बढ़कर दिखाने की थी। किम इल संग की प्राइवेट लाइफ के बारे में भी खबरें चलती थी कि उन्हें किस तरह प्रकृति से प्यार है और किम इल संग कितने दयालु हैं वगैरह वगैरह। इसी के बीच किम इल संग ने पूरे देश की सभी इंडस्ट्रीज का कंट्रोल भी सरकार के हाथ में कर दिया, जिससे सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी ना हो सके। इससे हुआ ये कि हर छोटे बड़े काम में सरकार की रजामंदी जरूरी थी और अगर सरकार की परमिशन चाहिए तो सरकार को खुश भी करना होगा। सरकार को खुश करने के लिए लोगों ने किम इल संग को और भी बड़ा हीरो दिखाना शुरू कर दिया। लोग पूरी तरह से उनकी चापलूसी करने लगे। ये बिल्कुल वैसा था जैसे चीन में माओ ने किया। जब माओ वहाँ रूल कर रहे थे तो माओ की तस्वीर और सिंबल्स को लोग अपने कपड़ों पर लगाते थे, जिससे ये प्रूव होता था कि वो माओ को सपोर्ट करते हैं और इसी के बदले उन्हें कई फेवर्स मिल जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा ना करे तो उसे कम मौके दिए जाते थे। लेकिन अब भी किम इल संग भगवान नहीं बने थे। किम इल संग ने सोचा कि क्यों ना साउथ कोरिया पर हमला करके उसे जीत लिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो उनसे बड़ा लीडर कोई और नहीं होगा। और 1950 में उन्होंने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इस वॉर में लेकिन फिर अमेरिका भी कूद गया और आखिर में कुछ नहीं हुआ, बस एक डीमिलिटराइज्ड जोन नाम से साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच एक बॉर्डर बन गया। इसके बाद किम की देश भर में बहुत आलोचना होने लगी और यहाँ से किम ने अपने विरोधियों को साफ करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 1951 में अपनी ही पार्टी मेंबर और शायद सोवियत यूनियन के सबसे करीबी हो काई ई को रास्ते से हटाया। इसके बाद किम ने उन सभी नेताओं को धीरे धीरे खत्म किया जो सोवियत यूनियन के करीबी थे, क्योंकि किम सोवियत सरकार की कठपुतली के रूप में नहीं बल्कि एक असली लीडर की तरह वहां रहना चाहते थे। इसके बाद 1956 में जब स्टालिन की मौत के बाद रूस में निकिता क्रुश्चोव की सरकार आई तो क्रुश्चोव ने स्टालिन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए सभी सोवियत देशों को ये वार्निंग दी कि किसी भी लीडर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये 4 घंटे लंबी एक स्पीच में उन्होंने कहा था जो किम इल संग ने सेंसर करवा दी। इस स्पीच के बाद नॉर्थ कोरिया में कुछ लोग बदलाव की बात करने लगे, लेकिन काफी देर हो गई थी। अगस्त इंसिडेंट नाम से जानी जाने वाली घटना में किम ने चुन चुनकर बदलाव की बात करने वाले लोगों को
सीक्रेट पुलिस के हाथों मरवा दिया और 1960 तक ऐसा ही चलता रहा। आखिर में हालत ये हो गई कि किम की अपनी पार्टी के 527 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में से सिर्फ 75 ही जिंदा बच पाए। अब तक किम को प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बदलने लगा। उनके बर्थडे को बहुत धूमधाम से देश भर में मनाया जाने लगा। उन्हें कई जगह पर एस्टीम्ड कॉमरेड जैसे शब्दों से संबोधित किया जाने लगा और नॉर्थ कोरिया में ये हवा चलने लग गई कि अगर नॉर्थ कोरिया का उद्धार कोई कर सकता है तो वो किम ही है। जापान में रह रहे नॉर्थ कोरियंस को भी किम ने अपनी तरफ खींचा और वहाँ उनके लिए फेक लिटरेचर लिखने के लिए कहा गया। अब किम की जिंदगी के किस्से धीरे धीरे स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगे और अखबारों में उन्हें प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी और टाइटल से बुलाया जाना आम हो गया। 1967 में एक आखिरी विद्रोह हुआ जो पाक कम चोल ने किया, जो उस वक्त देश के दूसरे सबसे फेमस नेता थे। पाक कम चोल ने किम को सत्ता से हटाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया, लेकिन इससे पहले ही जासूसों के द्वारा किम के पास ये खबर पहुंच गई। किम ने न सिर्फ इन लोगों को अपने रास्ते से हटाया, लेकिन साथ में ये घोषणा भी कर दी कि इस वक्त देश को एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो उन पर बेस्ड हो। और यहाँ से किम फैमिली हमेशा हमेशा के लिए कोरिया की सत्ता में पैर जमाकर बैठ गई। नॉर्थ कोरिया आज हर वो कोशिश करता है जिससे लोगों की लॉयल्टी टेस्ट की जा सके। किम इल संग के बर्थडे को आज नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है और ये नॉर्थ कोरिया का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है। जो बच्चे नॉर्थ कोरिया में स्कूल जा पाते हैं उन्हें भी किम फैमिली की तीनों जनरेशन के बारे में बहुत सी बातें बताई जाती हैं जो बिल्कुल ही झूठ हैं। जैसे कि किम इल संग के बारे में ये कहना कि कॉलेज में रहते हुए 3 साल में उन्होंने 1500 से ज्यादा किताबें लिख दी थी। किम जोंग उन के बारे में ये फेमस है कि वो बचपन से इतने जीनियस थे कि उन्होंने 3 साल की उम्र में कार चलाना शुरू कर दिया था और 9 साल की उम्र में वो एक फॉरेन एग्जीक्यूटिव से एक याट रेस जीत गए थे। नॉर्थ कोरिया में आज भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर इलेक्शन की तरह इस बार भी 100% लोगों ने किम फैमिली को ही चुना। किम फैमिली के कंट्रोल की एक बड़ी वजह डर भी है। न सिर्फ वो अपनी पॉपुलेशन को अपनी पावर से डराते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं साउथ कोरिया और अमेरिका लगातार उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और वो नॉर्थ कोरिया को बर्बाद करने वाले हैं। कोरियन मीडिया में ये फैलाया जाता है कि सिर्फ किम फैमिली ही है जो उन्हें इस खतरे से बचा सकती है। इसी के उलट नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाने शुरू कर दिए थे ताकि अमेरिका जैसे मिडिल ईस्ट देशों पर हमला करके वहां से तानाशाहों को हटा देता है, वैसा नॉर्थ कोरिया में ना कर पाए। इसी न्यूक्लियर वॉर के डर पर आज नॉर्थ कोरिया में किम की सत्ता चल रही है। तो ये थे कुछ कारण जिन वजहों से किम फैमिली को वहां भगवान की तरह देखा जाता है और क्यों वहां पर उनका कोई विरोध नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या ये रूल कभी खत्म होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।